दोस्तों, स्काइलर मैट्रिक ट्यूटोरियल के चैनल पे आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी यूट्यूब चैनल मेंबर्स को, आप सभी दोस्तों को ढेर सारी शुभकामनाएं हैं नए वर्ष की मेरे तरफ से। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग आप लोगों के लिए बहुत ही धमाकेदार वीडियो को लेकर आए हैं, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप लोग क्लास 10th के जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं 1.5 महीने बाद, उसमें आप लोग 7 नंबर को इस वीडियो से कवर कर लेंगे। 7 नंबर, और आप समझ सकते हैं कि 7 नंबर एक मायने रखती है। 7 नंबर एक छोटी सी रकम नहीं है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि कोई बच्चा जो है वह 1 नंबर से भी क्या कर जाता है, फेल कर जाता है। ठीक है, तो आप लोग इसको उम्मीद बनाकर वीडियो को देखिए, और यदि आप वीडियो को समझना चाहते हैं तो एक बार पूरा वीडियो को फुल वॉच कीजिए, क्योंकि जब तक आप इसे देखिएगा नहीं तब तक आपको इसमें, वैसे तो बहुत सारी किताबों में भी लिखा रहता है और बहुत सारी गाइडों में भी देखने को मिलता है, लेकिन आप समझ नहीं सकते वहाँ पे, क्योंकि यहाँ जो लेकर आए इसको एकदम छोटी छोटी भाषाओं में इसको हम प्रयोग किए हैं, ताकि आप लोगों को याद करने में ज़्यादा कठिनाई न हो। दोस्तों, मैं यहाँ संस्कृत के कुछ सिलेबस को बता देता हूँ आप लोगों को कि कितने नंबर का कैसे प्रश्न पूछता है सब्जेक्टिव के अंतर्गत। सब्जेक्टिव के अंतर्गत टोटल कितने नंबर का कैसे प्रश्न पूछता है। तो देखिए, 16 अंक का जो प्रश्न पूछता है किताब से, ठीक है, 16 अंक का जो प्रश्न है वह आपके किताब से पूछा जाएगा। कितने अंक का? 16 अंक का। उसके बाद 8 अंक का आपका लेटर पूछा जाएगा। ठीक है, तो 16 8 24 हो गया। ठीक, उसके बाद 13 अंक का आपका गद्यांश पूछा जाएगा। ठीक है, तो 16 नंबर का आपका किताब से 8 नंबर का क्या पूछा जाएगा, लेटर, जिसमें 8 नंबर में दो लेटर पूछा जाएगा आपसे, ध्यान रखिएगा। उसके बाद 13 नंबर का जो गद्यांश है उसमें भी आपको 2 गद्यांश पूछा जाएगा। कितना रहेगा? 2, जिसमें एक रहेगा 7 नंबर का और एक रहेगा 6 नंबर का। ठीक है, तो आप काउंट कर सकते हैं कि 13 और 8 कितना हो गया, 21। 21 और 16 कितना हो गया, समझ सकते हैं कितना हो जाएगा, 37 हो गया। अब बचा कितना नंबर, 13 नंबर का। ठीक है, तो मैं आपको अभी बताए हैं कि गद्यांश जो हो गया, गद्यांश वह 13 नंबर के पूछा। उसके बाद अनुच्छेद जो है, अनुच्छेद जो भी आप लोग पढ़ने वाले हैं 7 नंबर का, तो 20 नंबर हो गया। उसके बाद लेटर पढ़ना है किताब का, लेटर 2 को पूछा जाएगा 8 नंबर का। ठीक है, उसके बाद आपसे क्या पूछा जाएगा, अनुवाद पूछा जाएगा। अनुवाद वह 6 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, और किताब से पूछा जाएगा आपका 16 नंबर का। तब आप लोग समझ सकते हैं कि पूरे और टोटल मिलने पर कितना हो जाएगा आपका 50 नंबर, क्योंकि देख सकते हैं 6 6 12, 12 8 20। ठीक है, और 20 और 7 का हो जाएगा 17, 20 और 7 हो जाएगा 27, 27 3 30 के 0, हाथ में 3 आ जाएगा। ठीक है, 1 1 2, 2 और 3 का हो जाएगा 5। इस प्रकार हो गया 50 नंबर आपका। और जितने क्वेश्चन है सब में आपका दुगुना क्वेश्चन रहेगा। बनाना किसका उतना, उसका आधा बनाना है। तो यह कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोग कम पढ़ कर भी अभी से अच्छे मार्क्स को गेन कर सकते हैं। और आपका 50 नंबर के पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव, जिसमें आपको 100 ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा, और रंगना कितना होता है 50 को। तो ज़्यादा कठिन नहीं, आप लोग केवल एक बार सिलेबस को समझ लीजिए कि किस टॉपिक से कितने नंबर का पूछाता है। और अभी के जो समय है 1.5 महीने का समय, उसके अंतर्गत आप वैसे क्वेश्चन को ज़्यादा देखिए जो अधिक मार्क्स के होते हैं, क्योंकि जब तक आप अधिक मार्क्स के फिर में नहीं रहिएगा तब तक आप कम मार्क्स को नहीं गेन कर सकते। जैसे मान लीजिए आपको अगर पास होने के लिए 30 नंबर चाहिए, तो अगर आप 40 नंबर के लेके आते हैं तो हो सकता है 30 क्या 25 में आ जाए, या 30 से नंबर आए तो केवल पास हो सकते हैं। लेकिन अभी से अगर आप टारगेट रखते हैं कि मेरा 60% प्लस हो या 70% प्लस हो, तो मान लीजिए अगर 70 नंबर का बना के आते एग्जाम में कुछ गलती हो जाए जिससे 50 नंबर आ तो सकता है, 60 नंबर तो आ सकता है, तो इस प्रकार आप इसको बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम अभी जो है आप लोगों को 10 अनुच्छेद बताएंगे, और किस पे है आप लोग देख सकते हैं वीडियो के अंतर्गत किस पे पढ़ना, और एकदम बिल्कुल सरल भाषा में पढ़ेंगे इसमें,
ठीक है, आप लोग शुरू से लेकर अंत तक बने रहेगा वीडियो में, ठीक है। कोरोना वायरस से बनने वाला लास्ट कोरोना वायरस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सेशन को। नंबर 1 है प्रिय कवि कालिदास के बारे में, ठीक है। ऐसे बहुत सारे कवि हैं और आपके जिस प्रकार रुचि होगा जिस कवि में वैसे आप लिख सकते हैं। जैसे तुलसीदास के बारे में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको तरीका समझना कि किस प्रकार लिखा जाता है और आप उसको लिख सकते हैं किसी के ऊपर भी। चलिए, कहता है कि मम प्रिय कवि कालिदास अस्ति, मम प्रिय कवि कालिदास अस्ति। अब मम का अर्थ क्या होता है? मेरा। मम का अर्थ मेरा, तो मेरा प्रिय कवि कालिदास, और अस्ति का अर्थ क्या होता है? अस्ति का अर्थ क्या होता है? तो क्या हो गया? मेरा प्रिय कवि कौन है? कालिदास है। नेक्स्ट, कालिदास भारतस्य श्रेष्ठ कवि अस्ति। कालिदास भारत से का अर्थ क्या होता है? के। कहीं भी आपका अस्य लगा हो तो उसका मतलब होता है का, के, की, ये संबंध कारक का चिन्ह होता है। तो कालिदास भारत के श्रेष्ठ कवि है। कौन है? तो कालिदास भारत के श्रेष्ठ कवि है। नेक्स्ट पॉइंट है, सह प्राचीन कालिका राष्ट्र कवि अस्ति। सह प्राचीन कालिका राष्ट्र कवि अस्ति, अर्थात वह यानी वह प्राचीन काल का कवि है। कौन है? तो कालिदास है। नेक्स्ट पंक्ति है, सह कवि कुल शिरोमणि अस्ति। सह कवि कुल शिरोमणि अस्ति, अथवा वह। सा मतलब क्या था? वह। और जब क्या रहता है स्त्रीलिंग तो क्या लिखते हैं? सा लिखते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो सह कवि कुल शिरोमणि अस्ति, अर्थात वे कवियों में श्रेष्ठ है, शिरोमणि है। कौन है? कालिदास। नेक्स्ट है, रघुवंशम मेघदूतम च अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदासस्य प्रसिद्ध रचना संति। कहता है कि रघुवंशम मेघदूतम, च का अर्थ क्या था? और, अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदासस्य अर्थात कालिदास की प्रसिद्ध रचना है। यहाँ पर संति का प्रयोग क्यों किए? क्योंकि जब ये प्लूरल फॉर्म होता है यानी बहुवचन का रूप होता है तो अस्थि का अर्थ होता है एक वचन। क्या होता है? अस्थि का अर्थ एक वचन, और संति का अर्थ का तो बहुवचन में प्रयोग करते हैं, इसलिए यहाँ पे संति लगा है। नेक्स्ट पंक्ति है, तेषु द्वे महाकाव्ये तथा रघुवंशम कुमार संभवम च संति। कहता है तेषु का अर्थ क्या होता है? उनमें। तेषु का अर्थ क्या होता है? उनमें। कौन? तो उनमें जो महाकाव्य है रघुवंशम और कुमार संभव, उनकी क्या है? महाकाव्य मानी जाती है। किनकी? तो महाकवि कालिदास की। नेक्स्ट पंक्ति है, कालिदास महाराज विक्रमादित्य सभा कवि आसित। अर्थात कालिदास महाराज जो विक्रमादित्य थे उनके दरबारी कवि थे, सभा कवि थे। कौन? कालिदास। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अगला पढ़ते हैं आदर्श छात्र के ऊपर कि एक आदर्श छात्र किसे कहा जाता है। दूसरा है, दोस्तों शुरू से लेकर अंत तक बने रहेगा वीडियो में, क्योंकि इस पे हम 10 को देखने वाले हैं और उम्मीद करते हैं कि इसमें से आपका 5 जो है जरूर पूछ लिया जाएगा। 10 में से 5 100% पूछा जाएगा, और मात्र आपको बनाना कितना है? उसमें से 1 बनाना है। केवल कितना नंबर का? 7 नंबर का। चलिए, कहता है आदर्श छात्र छात्रानाम अनुकरणीय भवति। आदर्श छात्र छात्रों का अनुकरण होता है। आदर्श छात्र का लक्षण होना चाहिए कि जो अच्छे बच्चे हैं, जो पढ़ाकू बच्चे हैं, उनका अनुकरण करना चाहिए, न कि जो बच्चे खेलने वाले, कूदने वाले, जो पढ़ने वाले हैं उनके पीछे पीछे उसके आदर्श बनना चाहिए। तो वैसे बच्चों को आदर्श छात्र नहीं कहा जा सकता है। सह गुरु भक्त भवति, अथवा वह गुरु का क्या होता है? भक्त होता है। कौन होता है? आदर्श छात्र। नेक्स्ट कहता है आदर्श छात्र सदाचारी भवति, और आदर्श छात्र का यही लक्षण है कि वे सदाचारी होते हैं, अथवा वे हमेशा अपनी सोच को बड़ा रखते हैं और सादगी जीवन जीना पसंद करते हैं, ना कि हिप हॉप वाला जिंदगी। ठीक है, तो आदर्श छात्र सदा सदाचारी भवति, अथवा क्या होते हैं? वे सदाचारी होते हैं। सह मधुरभाषी भवति, क्या होते हैं? सह मधुरभाषी भवति, अथवा वह मधुर बोलते हैं। क्या करते हैं? वह मधुर बोलते हैं। कौन बोलते हैं? तो आदर्श छात्र। नेक्स्ट है आदर्श छात्र कदापि असत्यम न वदति। आदर्श छात्र वो होता है, आदर्श छात्र वो होता है, कदापि क्या होता है? कभी नहीं,
कदापि क्या कहता है, कभी भी नहीं। क्या? तो असत्य यानी गलत कभी नहीं वो बोलता है। और उसका एक और भी लक्षण है क्या? तस्सह पापात बिभेति। आदर्श छात्र वो होता है जो पाप करने से क्या करता है, डरता है। क्योंकि विभेति का अर्थ क्या होता है, डरना। अपापात का अर्थ क्या होता है, पाप से। क्या होता है, पाप से। तो आदर्श छात्र वो भी होते हैं जो क्या करते हैं, पाप से डरते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है समाज सेवा। समाज सेवा तस्य व्रतम अस्ति भवति। क्या होता है, समाज सेवा उनका व्रत होता है। किसका? आदर्श छात्र का। आदर्श छात्र का पहचान आप लोग समझ गए होंगे कि आदर्श छात्र क्या करता है, गुरु का अनुकरण करता है, छात्रों का अनुकरण करता है, गुरु का भक्त होता है, वे सदाचारी होता है, मधुरभाषी होता है। ठीक है। और वो कभी झूठ नहीं बोलता है। इतना ही नहीं, वह पाप से डरता है। और समाज सेवा क्या होता है, उनका व्रत होता है। लास्ट है आदर्श छात्र आलस्यम शत्रु इव पश्यति। अर्थात आदर्श छात्र जो है वह शत्रु को, ठीक है, आदर्श छात्र जो है वह आलस को, किसको, आलस को, किसके जैसा, तो शत्रु अथवा दुश्मन के समान देखता है। तो आदर्श छात्र वो होता है जिसमें थोड़ा भी आलसपन की मात्रा न हो। वैसे छात्रों को हम लोग क्या बोलेंगे, आदर्श छात्र कहते हैं। तो लास्ट पंक्ति क्या है, आदर्श छात्र आलस्यम शत्रु इव पश्यति। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है शरद ऋतु। कौन सी ऋतु है, शरद ऋतु। अब हम लोग तीसरा पढ़ने वाले हैं शरद ऋतु। किसको पढ़ेंगे, शरद ऋतु को। ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार जो भी हमने लिखा है वह गेस के तौर पर लिखा है, बहुत बार ये पूछ लिया गया है। और उम्मीद करते हैं कि इस बार भी इसमें से जो है वह 5 पूछ लिया जाएगा। केवल आप लोगों को शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखना है और उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको बखूबी समझ जाएंगे। कहता है वर्षा ऋतु अनंतरम शरद ऋतु समायति। वर्षा ऋतु के बाद, अनंतरम मतलब क्या था, बाद। तब वर्षा ऋतु अनंतरम शरद ऋतु समायति, अथवा वर्षा ऋतु के बाद कौन सी ऋतु आती है, शरद ऋतु आती है। अश्विन कार्तिक मासो शरद ऋतु भवतः। अश्विन कार्तिक मासो शरद ऋतु भवतः, अथवा आश्विन और कार्तिक के महीने में, आश्विन और कार्तिक के महीने में कौन सी ऋतु आती है, शरद ऋतु आती है। नेक्स्ट है अश्विन काले। अश्विन काले यानी क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इस काल में। क्या होता है, इस काल में। तो अश्विन काले, अश्विन काले शीत वर्ध्यते। ठीक है। अथवा क्या होते हैं, इस काल में शीत यानी ठंड लगती है। क्या लगती है, ठंड गिरते हैं, ठंड बढ़ती है। नेक्स्ट है जना रात्रो शीतात रक्षार्थ अग्रिम सेवन्ते। ठीक है। जना यानी लोग, जना का अर्थ क्या था, लोग। और रात्रो का अर्थ क्या था, रात में। रात्रो का अर्थ क्या था, रात में। और देखो अगला क्या लिखा है, शीतात का अर्थ क्या, शीत से। शीत से क्या करता है, पहले ही रक्षा कर लेते हैं। ठीक है। तो जना रात्रो शीतात रक्षार्थ अग्रिम सेवन्ते, अथवा कि इस ऋतु में जो लोग हैं वह रात्रि में शीत से रक्षा के लिए क्या करते हैं, सेवा करते हैं। नेक्स्ट है आकाश निर्मल भवति। और शीत ऋतु में जो आकाश होगा पूरा क्या होता है, निर्मल होता है, स्वच्छ और क्या होते हैं, साफ होते हैं। किस ऋतु में, शरद ऋतु में। क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं कि इतना साफ क्यों हो सकता है, क्योंकि देखिएगा शरद ऋतु में कोहरा लगता है। क्या लगता है, कोहरा, जिससे जो भी धूल कण होता है वायुमंडल में वह कोहरा क्या होता है, जलवाष्प के रूप में वो क्या होता है, नीचे बरसता है पानी के रूप में, यानी समझते जिसको बोलते हैं धूम कोहरा बोलते हैं। वो जब क्या होता है, नीचे गिरता है तो जितना भी वायुमंडल रहता है कचरा सब क्या होता है, नीचे गिरा देती है। इसलिए शरद ऋतु में क्या होती है, मौसम फ्रेश होती है। नेक्स्ट है चंद्र प्रकाशते कमलानी पुष्पाचित। ठीक है। पुष्पानित च विकसंती। कहता है कि चंद्र प्रकाशते, अथवा चंद्रमा क्या करते हैं, प्रकाशमान होते हैं। कमलानी पुष्पानित च विकसंती, और कमल जो है वह पुष्प में क्या करते हैं, कमल पुष्प क्या करते हैं, विकसित होते हैं। क्या होते हैं, विकसित होते हैं। नेक्स्ट पंक्ति है अस्मिन काले दिवसाः संकुचित भवन्ति।
ठीक है। और ये भी पंक्ति है कि इस समय, किस समय, शरद ऋतु में जो दिन होता है वह क्या होते हैं, छोटे हो जाते हैं। क्या होते हैं, छोटे हो जाते हैं। शरद ऋतु में दिन कब बीतेगा ये आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, चलिए चलिए अब हम लोग अगला को देखेंगे जो है गंगा नदी। और उम्मीद करते हैं कि ये भी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। गंगा नदी को आप भी मिस न कीजिएगा। गंगा नदी कहता है, गंगा नदी ये चौथा हो गया। हम लोग 10 पढ़ने वाले, आप लोग उम्मीद से बने रहिएगा। कहता है देव नदी गंगा, देव नदी गंगा हिमालयात प्रभवती। देव नदी जो गंगा है, देखिए हिमालयात का अर्थ क्या होता है, हिमालय से। अब प्रभवती का अर्थ क्या होता है, निकलना, या यहाँ पे लिखा रहता है निःसरती, निःसरती। दोनों का एक ही अर्थ होता है कि गंगा, देव नदी जो गंगा है वह हिमालय से क्या होती है, निकलती है। क्या होती है, निकलती है। एक एक वाक्य को आप हिंदी में समझ जाइएगा ना तो फिर आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन आप कितना भी इंग्लिश में इसको रख लीजिएगा, संस्कृत में रख लीजिएगा, फिर भी आप क्या हो जाएगा, ये भूल जाएगा। इसलिए आप इसको हिंदी समझिए, हिंदी में वर्ड को समझिए, फिर आप लिख के देखिए, उम्मीद करते पूरा लिखा जाएगा आपसे। नेक्स्ट पंक्ति है इसमें, कहता अयम एका पवित्र नदी अस्ति। अयम का अर्थ क्या होता है, यह। अयम का अर्थ क्या होता है, यह। एका मतलब एक, पवित्र मतलब पवित्र, नदी का अर्थ क्या था, नदी, और अस्ति मतलब जानते ही है। तो यह एक क्या है, पवित्र नदी है। कौन सी नदी, गंगा। कौन सी नदी है, गंगा। कहता है अस्या जलम पवित्रम, अस्या जलम, अस्या का अर्थ होता है इसकी। कहता है इसकी, तो इसकी जल पवित्र, रोगनाशकम च कथ्यते। कहता है कि इसकी जल को, किसकी, गंगा की जल को पवित्र कहते हैं और रोगनाशकम कहते हैं। ठीक है, पुराने रीति रिवाज के अनुसार कहते हैं कि जो गंगा जल क्या होता है, पवित्र होता है। और अभी भी क्या होते हैं, गंगा जल पवित्र होते हैं, क्योंकि आप देखते होइएगा कि गंगा जल का आप किसी डिब्बे में रख दीजिए तो उसमें क्या होता है, कीटाणु का प्रवेश नहीं हो पाता है। ठीक है, और वे क्या होते हैं, रोगनाशक होते हैं। नेक्स्ट है इयम हिमालयात निःसृत्य बंगोपसागरे पतति। इयम हिमालयात निःसृत्य बंगोपसागरे पतति, अथवा यह हिमालय से निकलकर, किसे, तो यह हिमालय से निकलकर बंगाल की खाड़ी में क्या होती है, गिरती है। कौन गिरती है, गंगा नदी। कहाँ से निकलती है, हिमालय से। आप इस प्रकार अभिव्यक्ति को भी कवर कर सकते हैं। पूछा जाएगा कि बताइए कि गंगा नदी निकलती है कहाँ से, तो हिमालय से। कहाँ जाके गिरती है, तो बंगाल की खाड़ी में। कहता है अस्या पावने तटे अनेकानि नगरानि, नगरानि सन्ति। अस्या पावने तटे अनेकानि नगरानि सन्ति, अथवा कि इसके पावन तट पे अनेक नगर क्या है, स्थित है। ठीक है, तो इनके पावन तट पे अनेक नगर स्थित है। कहता है गंगा एव भारतवर्षस्य धार्मिक विचारधाराया परिचारिका अस्ति। गंगा एव भारतवर्षस्य, अथवा गंगा की महिमा का, गंगा की महिमा का भारतवर्ष के धार्मिक विचारधारा में भी परिचय देखने को मिलता है। किसकी, तो गंगा नदी की महिमा को भारतवर्ष के धार्मिक ग्रंथों में भी और उनके विचारों में भी देखने को इनका परिचय मिलता है। नेक्स्ट कहता है चिरकाले रक्षिते अपि गंगा जले कीटाणुवः न प्रभवन्ति। कहता है कि इसे, किसको, तो गंगा जल को लंबे समय तक रखने पर भी, गंगा जल को लंबे समय तक रखने पर भी इसमें, तो किसमें, गंगा जल में, तो गंगा जले अथवा गंगा जल में कीटाणुवः न प्रभवन्ति। ठीक है, तो गंगा जल को लंबा समय तक क्या करते हैं, रखते हैं, फिर भी उसमें कीटाणु प्रवेश नहीं करता है। एतव एव गंगा नदी नित्या पूजनीया वंदनीया सेवनीया च। एतव एव का अर्थ क्या होता है, इसलिए। क्या होता है, इसलिए। तो इसलिए गंगा नदी प्रत्येक दिन पूजनीय है, वंदनीय है, सेवनीय है। क्या है, तो प्रत्येक दिन जो गंगा नदी है क्या है, पूजनीय है, सेवनीय है, और क्या, वंदनीय है, वंदना के समान है, सेवा के समान है, पूजनीय है, अर्थात पूजा जाता है लोगों के द्वारा इन्हें। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप इसे समझ गए होंगे गंगा नदी को। चलिए अब नेक्स्ट है 5वां, अस्माकम देशा अथवा भारतवर्षम के बारे में पढ़ेंगे। अस्माकम देश समझ सकते हैं कि हमारा देश भारत। कौन, हमारा देश भारत। कि भारत का महिमा क्या है इसमें,
आप लोग संस्कृत किताब में भी पढ़े होंगे, संस्कृत किताब में, कि भारत महिमा, ठीक है, जिसमें देवता लोग क्या करते हैं, बार बार जन्म लेना पसंद करते हैं। भारत क्या है, देवों की भूमि है। किसकी भूमि है, देवों की भूमि है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहता है भारत अस्माकं देशः, अस्माकं देशः भारतवर्षम अस्ति, अस्माकं देश भारतवर्षम अस्ति, हमारा देश, अस्माकं करते तो हमारा, देश का तो जानते हैं ये देश, भारतवर्षम अस्ति, तो क्या है, हमारा देश क्या है, भारतवर्ष है। क्या है, भारतवर्ष। अस्माकं देशस्य राजधानी नव दिल्ली अस्ति, अथवा हमारे देश की राजधानी, किसकी, तो भारत देश की राजधानी कहाँ है, तो नव दिल्ली अथवा नई दिल्ली स्थित है। ठीक है, चलिए। कहता है अयम देश कृषि प्रधान देश अस्ति, यह जो देश है वह कैसा देश है, कृषि प्रधान देश है, यानी इस देश में अधिकतर जो लोग हैं वह कृषि कार्य कर अपना जीवन यापन को पूर्ण करते हैं। ठीक है। कहता है अस्य उत्तर श्याम दिशि पर्वतराज हिमालय प्रहरी इव विराजते। अस्य मतलब इसके, अस्य मतलब इसके, उत्तर श्याम क्या होगा, उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा में कौन, तो पर्वतराज हिमालय क्या है, प्रहरी के रूप में अथवा पहरा के रूप में क्या है, विराजमान है। ठीक है, तो किसके ऊपर दिशा में, भारत के उत्तर दिशा में। तो अस्य उत्तर श्याम दिशि पर्वताराम राज हिमालय प्रहरी इव विराजते, अथवा इस देश के उत्तर दिशा में पर्वतराज हिमालय क्या है, प्रहरी के रूप में विद्यमान है, मतलब उपस्थित है। नेक्स्ट पंक्ति है, कहता है अस्माकं देश लोकतंत्रात्मक देश अस्ति, अथवा हमारा जो देश है वह कैसा देश है, एक लोकतांत्रिक देश है, लोकतंत्रात्मक देश है, जिसमें जनता अपने खुलकर प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं और जनता के द्वारा चुने प्रतिनिधि है वही क्या करते हैं, यहाँ शासन करते हैं। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। अस्य देशस्य राष्ट्रभाषा हिंदी अस्ति, अथवा इस देश की, किस देश की, भारत देश की जो राष्ट्रभाषा है वह क्या है, हिंदी है। क्या है, इस देश की जो राष्ट्रभाषा है वह क्या है, हिंदी है। अस्माकं देशे अनेकानि नगराणि सन्ति, अस्माकं देशे अनेकानि नगराणि सन्ति, अथवा इस देश में अनेक नगर है। क्या है, इस देश में अनेक नगर है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं अस्माकं देश को आप भली भांति समझ गए होंगे, और आप लोग इसको एक बार देख लीजिए ना, उम्मीद करते पूरा के पूरा आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब छठा पढ़ते हैं हम लोग पाटलिपुत्र के बारे में। किसके बारे में, पाटलिपुत्र के बारे में, और आप लोग पहले भी बखूबी जानते होंगे पटना के बारे में। ठीक है, चलिए। कहता प्राचीन काले पटना, प्राचीन काले पटना इतस्य नाम पाटलिपुत्रम आसीत्, प्राचीन काले पटना इतस्य नाम पाटलिपुत्रम आसीत्, अथवा प्राचीन काल में, काले का अर्थ क्या था, में, तो प्राचीन काल में पटना इसका नाम पाटलिपुत्र था। अब से पूछा जाएगा कि पटना का प्राचीन काल में क्या नाम था, तो पाटलिपुत्र। नेक्स्ट है अस्य इतिहास सार्धसहस्र द्विवर्षस्य, सार्धसहस्र का होता है कि 2500 वर्ष, यानी 2500 वर्ष। और ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछा गया है कि पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है, तो ध्यान रखिएगा 2500 वर्ष पुराना है। ठीक है, तो कहता है कि अस्य इतिहास सार्धसहस्र द्विवर्षस्य अस्ति, अथवा इसकी जो इतिहास है वह 2500 वर्ष है। कितना है, 2500 वर्ष पूर्व। एतत् नगरम गंगा नदे तटे अवस्थितम अस्ति, एतत् नगरम गंगा नदः तटे अवस्थितम अस्ति, अथवा कि यह जो नगर है, कौन सी नगर, पाटलिपुत्र नगर, वह गंगा नदी के तट पे बसा है, स्थित है। कौन सी नदी, कौन सी है सर, तो पटना। ठीक है, चलिए। कहता अत्र अनेकानि दर्शनीय स्थानानि सन्ति, अत्र अनेकानि दर्शनीय स्थानानि सन्ति, इसका अर्थ ये होगा कि यहाँ, कहाँ, पटना में, यहाँ अनेक दर्शनीय स्थल है। कहाँ, पटना में। जैसे गुरु गोविंद सिंह का जो गुरुद्वारा है वो, पटना के जो महावीर मंदिर है वो, चिड़ियाघर, संजय गांधी जैविक उद्यान। ठीक है, इतना ही नहीं, उसके अलावा भी क्या है, गोल घर है। ठीक है, म्यूजियम है, ये सभी क्या देखने वाले वहाँ के हैं। तो यही क्या हुआ कि दर्शनीय स्थल है। उसी प्रकार पटन देवी की मंदिर भी है पटना में।
तो कहता है कि पाटलिपुत्रे गोल गृहम बहु प्रख्यात मस्ती, पटना का जो गोल घर है, पटना में गोल घर बहु प्रख्यात मस्ती, अथवा पटना की जो गोल घर है बहुत ही प्रख्यात है, विश्व प्रसिद्ध है। गुरु गोविंद सिंहस्य जन्म स्थानम पाटलिपुत्रम एव अस्ति, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान पाटलिपुत्र में ही है। कहाँ है? पाटलिपुत्र में ही है। किसका? तो सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान का है पाटलिपुत्र में। और अगर आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताइए गुरु गोविंद सिंह के पिता क्या नाम थे, तो गुरु तेग बहादुर थे। कौन थे? गुरु तेग बहादुर, जिन्हें औरंगजेब ने फांसी दे दिया था। कौन दिया था? औरंगजेब ने। अब पूछ रहा है क्यों दे दिया गया, तो औरंगजेब गुरु गोविंद सिंह के बोल रहे थे कि आप मुस्लिम धर्म को ग्रहण करें, लेकिन गुरु गोविंद सिंह जो है मुस्लिम धर्म को ग्रहण नहीं करना चाहते थे, इसलिए औरंगजेब जो है उन्हें फांसी की सजा दे दी। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये छोटी सी पॉइंट थी आपके लिए। अगला पॉइंट तो कहता है गुरु गोविंद सिंह से जन्म स्थानम पाटलिपुत्रम एव अस्ति, ठीक है। समझ गए होंगे कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है? पटना पे ही है। पटना इतस्य पटन देवी प्रसिद्धा अस्माभि, ठीक है। कहता है पटना की, इतना ही नहीं, पटना की पटन देवी भी क्या है? प्रसिद्ध है। अस्माभि पाटलिपुत्रम दृष्टव्यम, और हमें भी पटना का दर्शन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? पटना का दर्शन जरूर करना चाहिए। जो लोग पटना नहीं गए हैं उन्हें जाना चाहिए, और जो लोग पटना गए हैं लेकिन दर्शनीय स्थल को नहीं घूमे हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग जाकर के पटना के जो भी दर्शनीय स्थल है उसका भ्रमण थोड़ा सा कर ले, ताकि आपका जो किताबी जो ज्ञान है पटना के बारे में कि ये जो वहाँ घूमने वाला स्थान है उसको जब क्या कर देंगे आप घूम लेंगे तो और भी ज़्यादा क्या होगा, आपका नॉलेज बूस्ट हो जाएगा। चलिए 7वें जो अनुच्छेद है उसके ऊपर चलते हैं, और मैं आपको बार बार कहता हूं कि जो अनुच्छेद है वह आपके एग्जाम में 7 अंकों का पूछा जाएगा। कितने अंकों का? 7 अंकों का। तो आप लोग इसे स्किप बिल्कुल ना करिएगा, नहीं तो आप लोग 7 अंक से हाथ धो सकते हैं। चलिए अगला जो 7वां है वह संस्कृत भाषा यह महत्वम, कि संस्कृत भाषा के क्या महत्व है, संस्कृत भाषा का क्या महत्व है। कहता है संस्कृतम विश्वस्य प्राचीनतम भाषा अस्ति, संस्कृतम विश्वस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति, अथवा संस्कृत विश्व की सबसे क्या है? प्राचीन भाषा है। कौन है? संस्कृत। क्योंकि जितने भी भाषा का उद्भव हुआ है, विकास हुआ है, वह कहीं ना कहीं संस्कृत से ही क्या हुई है? उत्पत्ति हुई है। इसलिए संस्कृत को देवों की भाषा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? देवों की भाषा भी कहते हैं, और संस्कृत को भाषा की जननी भी कहते हैं, माँ भी कहते हैं, क्योंकि जितने भी भाषा है उन सब का विकास संस्कृत से ही हुई है। इसलिए संस्कृत को हम लोग क्या कहते हैं? विश्वस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति, अथवा संस्कृत क्या है? विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है। कहता है ऐसा एव सर्वसाम आधुनिकानाम भाषानाम जननी अस्ति, ऐसा एव सर्वसाम आधुनिकानाम भाषानाम जननी अस्ति, इसलिए इसे सभी भाषाओं के आधुनिक नाम में क्या बोलते हैं? आधुनिक काल की जो भी भाषा है उनकी जननी कहा जाता है। किसको? इसे कहते हैं तो संस्कृत भाषा को। कहता है ऐसा एव सर्वासाम आधुनिकानाम भाषानाम जननी अस्ति, इसलिए इसे सभी आधुनिक जो भी भाषा है उनकी जननी किसे कहते हैं? संस्कृत भाषा को। कहता है मूल रूपः ज्ञानाय एतस्य आवश्यकता भवति, ठीक है। मूल रूपः ज्ञानाय एतस्य आवश्यकता भवति, और आप जानते हैं कि अगर संस्कृत के आपके पास ज्ञान होने चाहिए तो उसके लिए आपको इसका ज्ञान होना अति आवश्यक है। तो देखते हैं दोस्तों कि संस्कृत भाषा का है, तो यहाँ पे लिखा है कि संस्कृतम विश्वस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति, अथवा संस्कृत क्या है? विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। कहता है ऐसा एव सर्वासाम आधुनिकानाम भाषानाम जननी अस्ति, इसलिए इसे आधुनिक भाषा में जो भी भाषा है ना सबकी जननी, इसे क्या बोलते हैं? जननी। और जननी का अर्थ क्या होता है? माँ। क्या बोलते हैं उसको? माँ। इसलिए संस्कृत भाषा को सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है।
नेक्स्ट है मूल रूप ज्ञानाय एतस्य आवश्यकता भवति। आप जानते हैं कि किसी भी भाषा का आपको ठोस ज्ञान हो, मूल ज्ञान हो, इसके लिए आपको संस्कृत भाषा का ज्ञान होना अति आवश्यक है। संस्कृत भाषा का ज्ञान के बिना आप चाहिएगा तो किसी भी विज्ञान का, चाहे विज्ञान का पुस्तक हो, चाहे गणित का पुस्तक हो, किसी भी विषय का पुस्तक हो, आपको ठोस साबुत नहीं मिल पाएगा। इसलिए आपको संस्कृत का ज्ञान होना क्या है, अति आवश्यक है। कहता है अस्याम एव चत्वारः वेदाः सन्ति, इसलिए इसके 4 वेद है। कितने वेद है? संस्कृत भाषा में टोटल 4 वेद है और उन 4 वेद के वेदांग भी है, अंग भी है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, वेदांग। और पूछ लिया जाए एग्जाम में कि वेदांग कितने हैं, 6 गो है। कितने हैं? वेदांग 6 होते हैं और वेद की संख्या कितने होते हैं, 4 होते हैं। कहता है इयम देव भाषा अस्ति, इयम अथवा यह, तो यह क्या, संस्कृत। कौन? संस्कृत किसकी भाषा है, देवों की भाषा है। ठीक है। कहता है संस्कृत भाषायाम एवं सर्वे संस्कार संपन्न, संस्कृत भाषा एक ऐसी भाषा है जिसके अंतर्गत सभी संस्कारों का संपन्न भवता है, अथवा जितने भी संस्कार है वह संस्कृत भाषा के अंतर्गत वर्णित है। ठीक है। और आप चाहते हैं कि एक अच्छे संस्कारी बने, संस्कार आपके अंदर भरा पड़ा हो, तो उसके लिए आपको संस्कृत भाषा का ज्ञान होना आवश्यक है। नेक्स्ट है पंक्ति, कहता प्राचीन समय संस्कृत भाषा एवं सर्वसाधारण आसीत। कहता प्राचीन समय अथवा क्या होगा, प्राचीन समय में संस्कृत भाषा एवं सर्वसाधारण आसीत। प्राचीन समाज में, प्राचीन समय में संस्कृत भाषा क्या था, सबसे साधारण भाषा थी। ठीक है। तो इस प्रकार आप लोग संस्कृत भाषा के महत्व को समझ गए होंगे। दोस्तों अगला जो पढ़ेंगे अब हम लोग अस्माकम विद्यालय के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में अस्माकम विद्यालय, इसका हिंदी अर्थ क्या होता है, हमारा विद्यालय। ठीक है। चलिए, कहता है अयम अस्माकम विद्यालय अस्ति, अयम अस्माकम विद्यालय अस्ति। अयम का अर्थ होता है यह, अस्माकम का बताया है कि हमारा, विद्यालय समझते ही हैं, अस्ति का क्या होता है यह, तो यह हमारा विद्यालय है। ठीक है। अस्माकम विद्यालय से अथवा क्या होगा, विद्यालय का नाम उच्च विद्यालय पटना अस्ति। आप लोग जहां से भी होंगे उसका नाम आप लोग यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है। तो अयम अस्माकम विद्यालय अस्ति, एक पंक्ति हो गया। अस्माकम विद्यालय से नाम उच्च विद्यालय पटना अस्ति, यानी हमारे विद्यालय का नाम उच्च विद्यालय पटना है। मम विद्यालय एक आदर्श विद्यालय अस्ति, अथवा मेरा विद्यालय एक आदर्श विद्यालय है। अस्य विद्यालयस्य भवनम मनोहरम अस्ति, अथवा इस विद्यालय की भवन, इस विद्यालय की भवन कैसी है, तो मनोहर है। इस विद्यालय की भवन ऐसी है कि जब आप उसे देखिएगा तो आपको लगेगा कि पूरा मन को मोह लिया गया है, आपको अट्रैक्शन हो जाएगा उसके प्रति। कहता है मम विद्यालय 18 अध्यापक सन्ति, अथवा मेरे विद्यालय में 18 क्या कहता है, 18 अध्यापक मतलब होता है टीचर, तो मेरे विद्यालय में 18 टीचर है। सर्वे शिक्षका कर्तव्यनिष्ठ समयपालक च सन्ति, जितने भी शिक्षक है वह क्या कर्तव्यनिष्ठ है और समय पालक है। कहता है अस्माकम विद्यालय 1200 छात्रा सन्ति, और हमारे विद्यालय में कितने, हमारे विद्यालय में 1200 छात्र हैं। जितना स्टूडेंट होगा आप वहाँ पे उसको एवरेज कर सकते हैं, 500, 1000, 2000 इस प्रकार से। ठीक है। कहता है सर्वे छात्रा अनुशासन प्रिय सन्ति, और जितने भी छात्र हैं विद्यालय के वो सभी छात्र कैसे हैं, अनुशासन के प्रिय है। ठीक है। तो ये सबसे हौला प्रश्न है अस्माकम विद्यालय पर लिखने का कि अयम अस्माकम विद्यालय अस्ति, अस्माकम विद्यालय से नाम उच्च विद्यालय पटना अस्ति, भागलपुर अस्ति, गया अस्ति, इस प्रकार लिख सकते हैं। मम विद्यालय एक आदर्श विद्यालय अस्ति, अस्य विद्यालय से भवनम मनोहरम अस्ति। ठीक है। मम विद्यालय 18 अध्यापक सन्ति, सर्वे शिक्षका कर्तव्यनिष्ठा समय पालक च सन्ति। ठीक है। सभी शिक्षक क्या कर्तव्यनिष्ठ है, समय पालक, अथवा क्या होता है, अपने कर्तव्य के प्रति अग्रसर है और समय पे क्या होते हैं, आते हैं। अस्माकम विद्यालय 1200 छात्रा सन्ति, हमारे विद्यालय में 1200 छात्र हैं। सर्वे छात्र अनुशासन प्रिय सन्ति, और जितने भी छात्र हैं सभी क्या है, अनुशासन प्रिय है। तो चलिए अब मात्र 2 बच गया, एक वसंत पंचमी जिसे सरस्वती पूजा कहते हैं, और दूसरा है कोरोना महामारी। चलिए दोनों को देखते हैं। आप लोग वीडियो तो बहुत बड़ा हो गया है, फिर भी आप लोग एक बार इस वीडियो को जरूर वॉच कर लीजिएगा, उम्मीद करते हैं समझ में आ जाएगा।
कहता है वसंत पंचमी या सरस्वती पूजा, कहता है प्रतिवर्ष माघ शुक्ल पंचायाम तिथौ सरस्वती पूजनम भवति। प्रतिवर्ष माघ शुक्ल पंचायाम तिथौ सरस्वती पूजनम भवति, यानी प्रत्येक साल, कब, प्रत्येक साल माघ शुक्ल पंचमी के तिथि को, माघ शुक्ल पंचमी तिथि को क्या होता है, सरस्वती पूजा मनाई जाती होती है। सरस्वती विद्याम देवी मन्यते, सरस्वती को विद्या की देवी मानते, क्या मानते हैं, सरस्वती को विद्या की देवी मानते। जिज्ञासा ज्ञानस्य संवर्धनीय सरस्वत्या पूजनम कुर्वन्ति, ठीक है, जो लोग जिज्ञासु होते, किसके, ज्ञान के, जो लोग ज्ञान के जिज्ञासु होते हैं वह माँ सरस्वती की क्या करते हैं, पूजा करते हैं। अस्मिन् दिवसे सर्वत्र विद्या समारोह आयोजनते, और इस अवसर पर इस दिवस पे सभी जगह विधि पूर्वक इस समारोह का आयोजन किया जाता है। किसका, तो वसंत पंचमी का। कहता है रात्रो यत्र तत्र कीर्तनम भवति, और रात्रों में यानी रात में जहां तहां क्या होता है, कीर्तन भी किया जाता है। कहता है विद्यालयसु नाट्य अभिनय छात्र कुर्वन्ति, और विद्यालय में यहाँ तक जो छात्र होते हैं वह नाटक का ही प्रोग्राम करते हैं कहीं कहीं, ठीक है। और दर्शक आनंद अनुभव कुर्वन्ति, और क्या करते हैं, दर्शक लोग जो देखने वाले होते हैं उस बच्चे की कला को देखकर क्या करते हैं, अनुभव करते हैं और खुशी लेते हैं, आनंद लेते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका सरस्वती पूजा पे निबंध। फिर से पहले एक बार कहता है प्रतिवर्ष माघ शुक्ल पंचायाम तिथौ सरस्वती पूजनम, आप इसे जितना पढ़िएगा उतना आपको पढ़ने आएगा, ठीक है। और जब तक आप इसे पढ़ेंगे तब तक आप इसको लिख नहीं पाइएगा। सरस्वती विद्याम देवी मन्यते, सरस्वती को विद्या की देवी मानते हैं। जिज्ञासा ज्ञानस्य संवर्धनीय सरस्वत्या पूजनम कुर्वन्ति, जो लोग ज्ञान के जिज्ञासु होते हैं वो लोग क्या करते हैं, माता सरस्वती की पूजा करते हैं। अस्मिन् दिवसे सर्वत्र विद्या समारोह से आयोजनते, अथवा इस दिवस में सभी जगह विधि पूर्वक माँ सरस्वती की क्या तो प्रतिमा की आयोजन करते हैं और उसका पूजा पाठ करते हैं। और रात्रि में जहाँ तहाँ क्या होता है, कीर्तन का भी होता है। विद्यालयसु नाट्य अभिनय छात्रा कुर्वन्ति, और विद्यालय में लोग क्या करते हैं, छात्र जो है नाटक का ही प्रोग्राम करते हैं, और दर्शक लोग क्या करते हैं, उसका आनंद लेते हैं उनके अनुभव का। इस प्रकार आप लिख दीजिएगा, मात्र 7 वाक्य लिखेगा और 7 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। चलिए अब लास्ट हम लोग पढ़ते हैं कोरोना वायरस को। किसको पढ़ेंगे, कोरोना वायरस को। कहता है कोरोना महामारी एक विश्वव्यापी महामारी अस्ति। कौन, कोरोना। तो कोरोना वायरस जो है महामारी है, एक विश्वव्यापी महामारी है, क्योंकि कोरोना का जो लहर जब आया था 2020 में, तो वह केवल एक देश भारत में नहीं बल्कि दुनिया की कई देशों में क्या हो गई थी, फैल गई थी, इसलिए इसको विश्वव्यापी महामारी कहा जाता है। कहता है अस्य उत्पत्ति चीन देशस्य वुहान नामक नगरात् अभवत्। कहता है अस्य उत्पत्ति चीन देशस्य वुहान नामक नगरात् अभवत्। कहता है इसकी उत्पत्ति कहाँ से, तो चीन देश के वुहान नामक शहर के नगर से हुआ था। अधुना विश्वस्य समस्त राष्ट्र अनेन आग्रस्तः सन्ति, और अधुना आजकल विश्व के सभी राष्ट्रों में इनकी समस्या क्या फैली हुई थी। कहता है विश्वस्य सहस्त्र जना संक्रमिता अनुभव मृत्यु में च प्राप्त, ठीक है, और विश्व के लगभग सभी लोग इससे संक्रमित हुए, अनुभव हुए, और अनुभव होने से क्या हुआ, इनकी मृत्यु भी प्राप्त हो गई। कहता है कोरोना काले रुग्ण प्रतिरोधक क्षमता कृते पौष्टिक आहारम आवश्यकतम अस्ति, ठीक है। कहता है कोरोना काल में, कब, कोरोना काल में रोग रोधक क्षमता वाले पौष्टिक आहार का सेवन करना क्या आवश्यक है। एतत् काले व्यायाम शरीराधर्म उत्तम अस्ति, ठीक है। और इस काल में, किस काल में, कोरोना काल में व्यायाम करना क्या होता है, जिससे शरीर की तो जो रोग रोधक क्षमता होता है क्या होता है, वो बढ़ता है। इसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीबॉडी का निर्माण करते हैं। तो इसलिए कोरोना काल में लोग क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। वयम कोरोना योद्धस्य सम्मान करणीयम, ठीक है, वयम कोरोना योद्धस्य सम्मान करणीयम, और हमें, वयम का क्या था कि हम लोग कोरोना के योद्धस्य को सम्मान करणीय, क्या करते हैं, कोरोना के जो भी इस पे काबू पाए उन्हें हमें सम्मान करना
चाहिए। तो इस प्रकार आप कोरोना वायरस पे लिख सकते हैं। और दोस्तों अगर यह इस जो नोट्स का अगर आपको PDF चाहिए तो आपका नंबर, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से WhatsApp पे चैटिंग करके मैसेज करके आप इसका नोट्स ले सकते हैं। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।